हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोल कंसेप्ट। फिजिकल केमिस्ट्री इसका सबसे बेसिक चैप्टर होता है मोल कंसेप्ट। और मोल का नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, 9th-10th में भी ये पढ़ के आते हो आप कि मोल क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा बहुत आप कहीं ना कहीं पढ़ के आते हैं। और आपको ही बता देते हैं, केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री हो या फिर कहीं पर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में भी मोल है, ये यूज में आता है। फिजिकल केमिस्ट्री उसके तो प्रत्येक चैप्टर में ये मोल इसका कहीं ना कुछ एप्लीकेशन आता है। यानी न्यूमेरिकल पोर्शन है, उसको सोल्व करने के लिए मोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मोल को समझ लिया तो इसका मतलब आपने केमिस्ट्री है उसकी ABCD सीख ली है। और एक बार ABCD आपको आ जाती है तो उसके बाद में आगे की चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं। तो बेटा, और अगर आपको मान लो कि ABCD नहीं आती है तब तो दिक्कत होगी आगे। तो बेटा आपको ये ABCD सीखना बहुत जरूरी है। यानी मोल कंसेप्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। और इसके बिना आप ये मान लो कि फिजिकल केमिस्ट्री है वो कर ही नहीं सकते। और ये इतना इजी होता है, अगर आपने इसको इंटरेस्ट के साथ में पढ़ा तो बहुत इजी होता है। नहीं तो बेटा इसके बराबर कोई टफ भी नहीं होता, ऐसे लोग कहते हैं, मैं नहीं बोल रहा। आपको ये बहुत इजीली समझ में आएगा। जो जो मैं पढ़ाता जाऊँ उसके साथ साथ में आपको रिवाइज करते चलना है। एक भी लेक्चर है उसको आपको मिस नहीं करना है। हम बहुत इसको धीरे धीरे डिटेल में पढ़ेंगे, आपको प्रत्येक कंसेप्ट है वो इसके क्लियर करवाएंगे। प्रैक्टिकली सोच भी आपको डेवलप करेंगे कि प्रैक्टिकली इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा मोल कंसेप्ट में क्या पढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम बात करें मोल की। इस पे जाने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। जैसे आप मैटर इसकी फेज के बारे में जानते हैं, इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये सब पढ़ के आते हो आप। सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, और भी होते हैं, प्लाज्मा वगैरह भी ले लेते हो आप। हम स्टार्ट करते हैं एटम से कि एक एटम है वो क्या होता है, मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, मोल है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, और मोल है इसके लिए कौन सी टर्म्स को पहले समझना हमें ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं एटम से। तो आप हेडिंग लिखेंगे एटम। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एटम। देखो एटम के लिए आप पढ़ के आते हो, डेफिनेशन क्या पढ़ के आते हो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको हम बोल देते हैं एटम। क्या एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते? एटम के अंदर भी सब पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सब पार्टिकल होते हैं। इसको बेटा जैसे अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहा है, बीटा पार्टिकल रिलीज हो रहा है, इसके बेसिस पे हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम और डेफिनेशन की बात करेंगे। ये तो आप छोटी क्लास में पढ़ के आते हो कि एटम क्या होता है, जिसको आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सके उसको एटम है। अब आप 11th स्टैंडर्ड में आ चुके हो या फिर आप टारगेट के स्टैंडर्ड में आ चुके हो, तो आपको ये थोड़ा सा इसको और इलाबोरेट करना है कि नीट लेवल पे आपको एटम से क्या समझना है, एटम के बारे में आपको क्या एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो हम बताएंगे एटम क्या होता है। एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी है उसको मेंटेन रखता है, यानी अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है। तो क्या बताया आपको एटम के लिए क्या डेफिनेशन परफेक्ट रहेगी? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर विच पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन बट डज नॉट लूजेस देयर आइडेंटिटी इज नॉन एज एटम। तो लिखेंगे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, a smallest particle, a smallest particle of a matter which participate in a chemical reaction, which participate in a chemical reaction, which participate in a chemical reaction and does not loses their identity is known as एटम। तो बेटा देखो क्या बताया आपको, ये लिखा है ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर विच पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन एंड डज नॉट लूजेस देयर आइडेंटिटी इज नॉन एज एटम। यानी ऐसा पार्टिकल जो किसी केमिकल रिएक्शन में आ गया, पार्टिसिपेट किया, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी है उसको मेंटेन रखता है, उसको लूज नहीं करता, उसको हम बोल देते हैं एटम। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, ये हाइड्रोजन, ये रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में और इसने फॉर्मेशन किया H2O है, इसका फॉर्मेशन कर लिया।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने इसने रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल इसका फॉर्मेशन किया। अब यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे क्या लिया था, HH हो गया ना, ये तो मॉलिक्यूल होगा, ये हाइड्रोजन एटम ही था, ये ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम है, इसमें भी किस में रह रहा है, हाइड्रोजन ही है ये, और ये ऑक्सीजन है, ये अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रख रहा है, ऑक्सीजन में ही है। ऐसा तो नहीं हुआ ना, ये हाइड्रोजन ये नाइट्रोजन में चेंज हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ, या कि ऑक्सीजन ये सल्फर में चेंज हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ। यहाँ पे तो क्या है, जो भी इस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रख रहे हैं। तो ऐसा आइटम जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है, उसको हम बोल देते हैं एटम। और देखो एक बात और बता देते हैं, ये एटम होता है ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, यानी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो ये भी लिख देते हैं, एटम डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो बेटा आपको क्या पता है, एटम डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इसका मतलब एटम है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखता, यानी अकेला नहीं रख सकता, यानी H है वो अकेला नहीं रहेगा, O है वो अकेला नहीं रहेगा, ये S2 की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ये O2 की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। क्लियर? तो एटम के बारे में आपने क्या पढ़ा, ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, और वो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है, उसको हम बोल देते हैं एटम। क्लियर हुआ? साथ में क्या ध्यान रखना है, एटम है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखता। क्लियर हो गया? आगे देखो, अगर हम बात करें मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल के बारे में देखो हम क्या जानते हैं, मॉलिक्यूल में क्या पढ़ेंगे। देखो हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की, हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल देखो, मॉलिक्यूल क्या होता है, वो ये एक सबस्टेंस है, उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। यानी मॉलिक्यूल होता है और एटम है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ये दोनों स्मॉलेस्ट पार्टिकल बता दिए जाते हैं मैटर के। एटम होता है वो फ्री एग्जिस्ट नहीं करता या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखता, जबकि मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में क्या होता है, फ्री एग्जिस्टेंस होती है, यानी अकेला मॉलिक्यूल है, जैसे H2 लिया तो मॉलिक्यूल हो गया ना, फ्रीली एग्जिस्ट करा, H2 हो गया, वो HH से मिलकर मॉलिक्यूल बना लिया। एटम आपस में कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल का, यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच एग्जिस्ट फ्रीली या विच हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज नॉन एज मॉलिक्यूल। तो लिखेंगे ए स्मॉलेस्ट ये क्या गया इसमें, एक सेकेंड बेटा इसको हटा देते हैं। ये डिजिटल बोर्ड वाले में है ना, ये वाली प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है। देखिएगा आगे, एक और रह गया क्या, चलो रहने दो एक को। तो देखो मॉलिक्यूल के बारे में आपको क्या बताया, मॉलिक्यूल क्या था, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर विच हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज नॉन एज मॉलिक्यूल। लिखेंगे ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, a smallest particle of matter which have independent existence is known as molecule। तो बेटा आपको क्या पता है मॉलिक्यूल क्या होता है, तो ये भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो फ्री एग्जिस्ट कर सकता है, उसको हम बोल देते हैं मॉलिक्यूल। तो नोट कर लीजिए इसको, एटम और मॉलिक्यूल दोनों के बीच में सिंपल डिफरेंस क्या होगा, या एक बेसिक डिफरेंस की हम बात करें तो बेसिक डिफरेंस क्या हुआ इनमें, मॉलिक्यूल होता है वो तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है, जबकि एटम होता है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखता। क्लियर हुआ? अब देखो बेटा, अब मोल पे जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कोई भी एटम हो उसका एटॉमिक मास का।
बेटा जैसे जैसे केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें डिस्कवर हो रही थी तो केमिस्ट है उनको एटम में उसके मास की रिक्वायरमेंट पड़ी। उसके मास की रिक्वायरमेंट पड़ी कि हाइड्रोजन उसका क्या मास होगा, नाइट्रोजन उसका क्या मास होगा, मास की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी। जैसे जैसे केमिस्ट्री डेवलप हो रही थी, ये भी कह सकते हो आप, जैसे जैसे न्यू एलिमेंट उसकी डिस्कवरी हो रही थी या बाकी कुछ भी चीज़ बनती जा रही थी, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी। जैसे यही तो पढ़ते हैं ना, जैसे जैसे इंसान है वो डेवलप होता गया तो उनको बहुत सारी चीज़ें, जैसे आग जलाने की जरूरी पड़ी तो उसके बेसिस पे खोज करता जा रहा था। ऐसा ही यहाँ पर हुआ कि केमिस्ट है उनको जरूरी पड़ी एटम उसके मास की। एटम के मास को हम जनरली बोल देते हैं एटॉमिक मास। देखो हम बात करें एटॉमिक मास, एटॉमिक मास जैसे केमिस्ट है उसको रिक्वायरमेंट थी हाइड्रोजन की, मान लेते हो ये हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम इसके मास की, ये मान लिया नाइट्रोजन एटम है इसके मास की रिक्वायरमेंट थी, ऑक्सीजन एटम है इसके मास की रिक्वायरमेंट थी, सल्फर है इसके मास की रिक्वायरमेंट पड़ी, सोडियम मान लेता हूँ मैं इसके मास की रिक्वायरमेंट पड़ी। केमिस्ट को चाहिए था कि मेरे को हाइड्रोजन का मास चाहिए, उसको नए एक्सपेरिमेंट करने थे, कुछ नए प्रोडक्ट डेवलप करने थे या उनका कुछ रेशियो उनको देखना हो। तो उस टाइम में कुछ आज से 100-200 साल पुरानी बात है, समथिंग 1800 या 1860 के आसपास की बात है। वहाँ पे केमिस्ट को इन सब की रिक्वायरमेंट थी। तो वहाँ पे उस टाइम में कोई ऐसा डिवाइस नहीं था कि वो हाइड्रोजन, आपने उसका हाइड्रोजन का मास बता दे। आजकल तो बहुत सोफिस्टिकेटेड डिवाइस आ रहे हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर है इस टाइप के, जहाँ पर आप मास कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी एटम का इजीली। लेकिन स्टार्टिंग में नहीं था, स्टार्टिंग में नहीं था। ऐसे बेटा फिजिक्स में भी आप पढ़ के आते हो कि स्टार्टिंग में मास है वो कैसे कैलकुलेट किया गया था। जैसे आप पढ़ते हो कि 1 kg, जैसे मैंने ये मान लिया कि ये आपके पास में एक सिलेंडर है, मैंने ले लिया एक सिलेंडर है और उसको मैंने बोल दिया 1 kg, 1 kg का एक सिलेंडर। मैं आपसे पूछूं 1 kg क्या है, तो आप बोलोगे सर मास है। अरे मास तो है, लेकिन ये क्या मास कहाँ से आए? तो इसके लिए बेटा एक जुगाड़ टेक्निक अपनाई गई थी स्टार्टिंग में, उससे मैं रिलेट कर रहा हूँ, बहुत ईजी से देखिएगा, आपको इंटरेस्ट आएगा। देखो फिजिक्स में आप पढ़ के भी आते हो, तो आपने यहाँ पे देखो एक जुगाड़ मेथड बनाया कि 1 मास है। बेटा अपने को है ना, जैसे जैसे डेवलप हो रहे थे वहाँ पर कुछ चीज़ों को, जैसे हम जनरल भी बात करें, जैसे स्टार्टिंग में बात करें तो पुरानी की अनाज पैदा हुआ होगा, आप अपने पड़ोसी को अनाज देना चाह रहे हो तो कितने दें, तोल के देना होगा ना। तो उस टाइम में तो ऐसे केजी वगैरह थी ना, तो एक पत्थर ले लिया जाता था, मास बैलेंस में एक साइड में पत्थर रख लिया, दूसरी साइड में अनाज डाल दिया कि इस पत्थर के बराबर अनाज है। अपने अगर पुराने जो भी दादा दादी से अगर आप पूछोगे तो वो भी बताएंगे कि हमारे टाइम ऐसे होता था, गांव वगैरह में अभी भी ऐसा होता है कि जैसे गांव में है ना, किसी को आप घी देना है, घी तोल के देना है, ऐसा होता है तो वो क्या करते हैं, उनके पास में ऐसे नहीं होते 1 kg 2 kg, ये नहीं होता। या फिर मान लो कि 1 kg 2 kg भी हो लेकिन उनको थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो उसमें क्या करते हैं, वो साइड में कुछ पत्थर रख देते हैं कि 1 kg का कोई भी है मास और उसके साथ में इतना पत्थर हो रहा है ना, इसके बराबर है। ठीक है, ये भी एक जुगाड़ टेक्निक ही तो है। तो यहाँ पर एटम है, इसको भी जुगाड़ टेक्निक से ही कैलकुलेट किया गया था, इनके मास को भी। तो देखो मास में क्या किया गया, जुगाड़ टेक्निक देखो कैसे लगाते हैं। मैंने मास बैलेंस लिया, मैंने एक मास बैलेंस लगा दिया, ये इधर मैंने ये एक मास बैलेंस है। अब देखो जुगाड़ टेक्निक कैसे करते हैं। बेटा यहां पर मेरे पास में एक ब्लॉक लिया मैंने, ये ए ब्लॉक है, ये ए ब्लॉक, ये ए ब्लॉक। अब मेरे को ये वाला एक सिलेंडर है, इसको 1 kg मैंने माना है, 1 kg तो बाद में है, मैंने ये मान लिया कि ए मास है, ये वाला एक ब्लॉक है, इसका मास मैं कैसे बताऊं। तो मैंने क्या किया, ये वाला जो सिलेंडर है, ये आपके पास में जो सिलेंडर, इसको मैंने इस वाले मास बैलेंस के इस वाले पार्ट पे रखना स्टार्ट किया। ऐसे इस पे मैंने रखा, ऐसे 1 को रख दिया, बैलेंस नहीं हुआ। मैंने 2 को रखा, बैलेंस नहीं हुआ। मैंने 3 को रखा, बैलेंस नहीं हुआ। फिर मैंने 4 को रख के देखा तो ये बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। तो देखो क्या जुगाड़ टेक्निक है, ए ब्लॉक का मास है वो किसके बराबर हो गया, 4 इंटू मास ऑफ 1 सिलेंडर, ये तो है ना। देखो क्या हुआ, मास ऑफ ब्लॉक ए, जैसे मैं ये लिखूं मास ऑफ ब्लॉक ए, मास ऑफ ब्लॉक ए ब्लॉक इसका मास किसके बराबर आ रहा है, 4 सिलेंडर इसके बराबर आ रहा है। तो मैंने क्या लिखा, 4 इंटू मास ऑफ 1 सिलेंडर,
ये तो ना बहुत ईजी सा है। देखो मास ऑफ ब्लॉक ए ब्लॉक इसका मास किसके बराबर आ रहा है, 4 सिलेंडर इसके मास के बराबर आ रहा है, यानी मास ऑफ ब्लॉक ए ब्लॉक उसका मास किसके बराबर होगा, मास ऑफ 4 सिलेंडर इसके मास के बराबर। ऐसे देखो मैंने ब्लॉक बी मान लिया, चलो मैं फिर से बना देता हूं इसको, वही मास बैलेंस लिया, ये देखो ये इसके काम, इसमें मैंने ब्लॉक बी रखा, ये एक बी ब्लॉक है। अब इसका मास क्या होगा, फिर मैंने यहां पे सिलेंडर रखना स्टार्ट किया, एक सिलेंडर रखा, फिर बैलेंस नहीं हुआ, 2 सिलेंडर रखे, फिर मैंने यहां पर 3 सिलेंडर रखे, फिर मैंने और सिलेंडर यहां पे रखता गया, ऐसे 4 सिलेंडर रख दिया, फिर सिलेंडर रखे मैंने 5 सिलेंडर हो गया, फिर मैंने रखा 6 सिलेंडर हो गया, फिर ऐसे करते करते मैंने यहां पे 20 सिलेंडर कर दिए, तब ये बैलेंस हुआ, यानी कितने सिलेंडर, 20 सिलेंडर। समझ में आया? तो मैं अब यहां पे क्या लिखूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा मास ऑफ ब्लॉक बी इक्वल टू 20 इंटू मास ऑफ 1 सिलेंडर, मास ऑफ 1 सिलेंडर। ये तो रखोगे ना, ब्लॉक बी है, इसका मास किसके बराबर होगा, 20 इंटू मास ऑफ 1 सिलेंडर, इसके बराबर होगा ऑब्वियसली। फिर मान लो आपको ये लिखना कि यहां पर आपने ले लिया, मान लो कि कोई हाथी घोड़ा ले लिया, कुछ भी ले लिया, मान लो आपने, मन मान लिया कि यहां पर आपने एक एलिफेंट लिया, एलिफेंट लिया, हाथी लिया, और उसको मन देखा ये सिलेंडर रख रहे हैं, तो वहां पर मैं ये मान लो कि 10,000 सिलेंडर आ गए, ये मैं मान लिया, मैंने ये मान लिया कि मास ऑफ हाथी, आपके हाथी है जो मास ऑफ हाथी, तो मैंने ये देखा कि 10,000 मान ले, 10,000 रखा, 10,000 ये सिलेंडर रखा, तब वो हाथी है, इस पे बैलेंस हुआ, तो क्या लिखेंगे, 10,000 इंटू मास ऑफ 1 सिलेंडर। ये तो आना, ये बेटा जुगाड़ टेक्निक है, और हम इंडिया वाले तो जुगाड़ में वैसे ही माहिर हैं, कुछ भी जुगाड़ कर देते हैं। अब देखो, लेकिन यहां पर एक चीज देखो, हम थोड़े आलसी भी हैं, हम कोई भी चीज को शॉर्टकट में करना चाहेंगे, और आजकल यही चल रहा है, शॉर्टकट का जमाना, सब बोलते हैं, मेहनत में कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन यहां पे देखो एक चीज, आपको क्या मेहनत में क्या लिखना पड़ रहा, बार बार ये लिखना पड़ रहा मास ऑफ 1 सिलेंडर, फिर मैंने इसको लिखा, तो फिर आपने लिखा मास ऑफ 1 सिलेंडर, इससे पहले भी आपने क्या लिखा, मास ऑफ 1 सिलेंडर। तो अगर मैं यहां पर ये कर दूं, क्या कर दूं, ये कर दूं, मैंने यहां पे ये मान लो कि ये लिखा है, जो सिलेंडर आपने लिया था, ये जो आपने सिलेंडर लिया था स्टार्टिंग में, इसका मास ऑफ 1 सिलेंडर, एक सिलेंडर इसका मास, अगर मैंने यहां पे ये कर दिया मास ऑफ 1 सिलेंडर, इसको मैंने 1 kg मान लिया, मास ऑफ 1 सिलेंडर को मैंने क्या मान लिया, 1 kg मान लिया। तो अब मेरे को देखो क्या क्या इजी हो गया, आपसे पूछा जाए मास ऑफ ब्लॉक बी, तो आप क्या लिखोगे, 20 इंटू मास ऑफ 1 सिलेंडर, उसकी जगह क्या है, केजी, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या होगा 20 kg, सिंपल हो गया ना। अब मेरे को बार बार ये नहीं लिखना पड़ेगा कि मास ऑफ 1 सिलेंडर, मास ऑफ 1 सिलेंडर, मास ऑफ 1 सिलेंडर, आपको अब सीधा क्या लिखा, मास ऑफ ब्लॉक बी कितना आ गया, 20 kg। ऐसे ही हाथी का मास, तो क्या होगा 10,000 इंटू मास ऑफ 1 सिलेंडर लिख रहे थे, और मैंने 1 सिलेंडर को क्या मान लिया, यहां पे ध्यान दीजिएगा, 1 सिलेंडर को मैंने यहां पे मान लिया kg, 1 kg मान लिया, तो यहां पे क्या होगा 10,000 kg, या 10,000 kg, क्लियर हुआ। ऐसे यहां पे देखो, इससे पहले मैंने क्या माना था, ये 1 kg ये सिलेंडर है, मास ऑफ 1 सिलेंडर, यही तो मान रहा हूं, मास ऑफ 1 सिलेंडर, इसको मैंने क्या मान लिया है, 1 kg। तो अब यहां पे देखो मास ऑफ ब्लॉक ए, अब मैं सीधा यहां पे क्या लिखूंगा, 4 kg। तो एक को आपने रेफरेंस मान लिया, यानी ये रिलेटिव आपने किया है, रेफरेंस मान के किया है,
एक सिलेंडर को आपने रेफरेंस मान लिया, उसके रेफरेंस में आपने दूसरे हैं उनका वेट करते गए, उसका मास देखते गए, फिर बार बार ये लिख रहा है कि ये किसके बराबर है, 20 मास इंटू 1 सिलेंडर, या 4 इंटू मास ऑफ 1 सिलेंडर, या 1000 इंटू मास ऑफ 1 सिलेंडर। तो मास ऑफ 1 सिलेंडर बार बार रिपीट हो रहा है, हम क्यों रिपीट करें, हम तो शॉर्टकट में चलेंगे ना, क्यों रिपीट करें, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, मास ऑफ 1 सिलेंडर उसको क्या मान लिया हमने, केजी, उसको नाम दे दिया हमने केजी। तो मास ऑफ ब्लॉक ए क्या हो गया, 4 केजी। ऐसे ही मास ऑफ ब्लॉक बी, अब ये नहीं लिखना पड़ेगा 20 इंटू मास ऑफ 1 सिलेंडर या 1000 इंटू मास ऑफ 1 सिलेंडर, तो इसकी जगह डायरेक्ट क्या लिखोगे 20 केजी, और यहाँ पे क्या लिखोगे 10,000 केजी। ये था बेटा एक जुगाड़ टेक्निक, ठीक है। और बेटा एक चीज बता देते हैं, साथ साथ में नोट्स अपने हाथ से बनाते हुए चलना है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा लिखोगे, कंसेप्ट उतने ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो आलस बिल्कुल नहीं करना है। जिस बच्चे ने आलस किया कि सर पीडीएफ से देख लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, ये नहीं करना आपको, ठीक है। वहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन बेटर वे ये होता है कि साथ साथ में आप नोट्स प्रिपेयर करते चलो। क्लियर बात। अब देखो आगे, अब हम बात करते हैं, हम तो बात किसकी कर रहे थे, एटॉमिक मास की, जिसमें हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का मास हमें देखना है, नाइट्रोजन इसका मास हमें देखना है, इन सब का मास हमें देखना है। तो उनको देखो कैसे देखेंगे, उन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट चलते हैं एटॉमिक मास पे। हम बात कर रहे थे एटॉमिक मास, हम बात कर रहे थे एटॉमिक मास। अभी आते हैं एटॉमिक मास पे। देखो जुगाड़ मेथड है वो तो आप समझ गए, यहां पर भी ऐसे ही किया गया था। इस वाले में मान लिया गया था, जैसे वहां पर मैंने एक सिलेंडर उसको स्टैंडर्ड मान लिया था कि उसके रेस्पेक्ट में ब्लॉक ए का मास कैलकुलेट कर लूंगा, उसके रेस्पेक्ट में ब्लॉक बी का मास कैलकुलेट कर लूंगा, उसके रेस्पेक्ट में मैं एलिफेंट का मास कैलकुलेट कर लूंगा, उसके रेस्पेक्ट में खुद का मास कैलकुलेट कर लूंगा, उसके रेस्पेक्ट में आपका मास कैलकुलेट कर सकता हूं। क्लियर है। वैसे एटॉमिक मास है, यहां पर भी स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड माना गया था वो माना गया था स्टैंडर्ड, यहां पर रखा गया था कार्बन 12 एटम को। कार्बन का एक आइसोटोप होता है कार्बन 12, इसको स्टैंडर्ड मान लिया, इसको स्टैंडर्ड माना कार्बन 12 को। और इसमें भी क्या माना, यहां पर स्टैंडर्ड के लिए इसके 1/12 मास को माना था, यानी यहां पर ये लिया था उन्होंने, ये जुगाड़ मेथड बनाया था 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। क्या क्या स्टैंडर्ड कार्बन 12 एटम है, इसको स्टैंडर्ड माना। फिर इसमें क्या माना 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, इसके रेफरेंस में, यानी ये जो एटॉमिक मास है वो रिलेटिव एटॉमिक मास था, ठीक है। देखो कैसे, इसको रेफरेंस मान के बाकी के जितने एटम है उसको इन्होंने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। जैसे उन्होंने देखा मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, इसको तो बेटा मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम ये किसके बराबर लिख सकते हैं, ये आ रहा था 14 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, इसके बराबर मिल रहा था। यानी कितने टाइम हैवियर मिल रहा था इसके कंपैरिजन में, जो आपने स्टैंडर्ड मानना था उसकी कंपैरिजन में कितने टाइम हैवियर मिल रहा है नाइट्रोजन का, 14 टाइम, यानी ये रिलेटिव है, 14 टाइम ज्यादा मिल रहा है। ऐसे देखो आपसे ये कह दिया जाए मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, और बेटा जब इसको कैलकुलेट किया गया तो ये आपको मिल रहा था 16 इंटू, ये कितना मिला था हमें, जो आपने स्टैंडर्ड मानना है उसकी कंपैरिजन में 16 टाइम हैवियर मिल रहा था। तो क्या लिखोगे 16 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ये मिल रहा था, ठीक है। ऐसे देखो जैसे सल्फर की बात करें, मास ऑफ 1 सल्फर एटम, एक सल्फर एटम इसका मास, तो बेटा ये मिल रहा था 32 इंटू 1/12 इंटू
मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, इसके इक्वल मिल रहा था। एक और मैं बता देता हूं, फिर देखिए इसको मैं रिलेट करता हूं। एक सेकेंड, देखिएगा यहां पे बेटा हम ये मान लेते हैं मास ऑफ 1 सोडियम एटम। जब इसको देखा मास ऑफ 1 सोडियम एटम, थोड़ा छोटा लिख देते हैं, मास ऑफ 1 सोडियम एटम, एक सोडियम एटम है इसका मास, तो ये मिल रहा था 23 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ये मिल रहा था। तो बेटा हम बार बार क्या देख रहे हैं, जैसे वहां पर हम देख रहे थे मास ऑफ ब्लॉक ए क्या लिख रहे थे, पहला लिखा था 4 इंटू मास ऑफ 1 सिलेंडर, मास ऑफ 4 सिलेंडर। ऐसे ब्लॉक बी है उसका मास कैलकुलेट किया था, तो वहां पे क्या लिखा था 20 के बराबर आ रहा था ना, तो क्या लिखा 20 इंटू मास ऑफ 1 सिलेंडर। तो मास ऑफ 1 सिलेंडर उसको किससे रिप्लेस किया था, शॉर्टकट में चलने के लिए केजी से। ऐसे यहाँ पे जुगाड़ मेथड लगा है कि ये वाला हम बार बार लिखना पड़ रहा है, ये वाली टर्म में इसको बार बार लिखना पड़ रहा है। क्यों ना इसी को मैं एक स्टैंडर्ड यूनिट बना लेता हूँ एटम के लिए, और इसी को उन्होंने एक स्टैंडर्ड यूनिट बना ली AMU। देखो इसके लिए इन्होंने एक स्टैंडर्ड यूनिट बना ली, उन्होंने इसको ये लिखा कि AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये लिख दिया उन्होंने 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। देखो हमें बार बार जो रेस्पेक्टिव टर्म बनाई थी वो क्या थी, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ये एक रेस्पेक्टिव टर्म थी, और इसी को मैंने क्या लिख लिया AMU एटॉमिक मास यूनिट, AMU मान लिया। तो एक AMU के बराबर हम क्या लिखेंगे 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ये लिखेंगे। तो यहां से अगर मैं ये लिखना चाहूं कि मास ऑफ 1 सोडियम एटम, मास ऑफ 1 सोडियम एटम, तो बेटा मैं क्या लिखूंगा 23 AMU। अब मैं इसको दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ये रेफरेंस मान रखा था शॉर्टकट में, इसको मैंने क्या मान लिया एटॉमिक मास यूनिट मान लिया, इसको AMU मान लिया। तो हमें बार बार ये नहीं लिखना पड़ रहा है। अब हमारे पास में क्या होगा, मास ऑफ 1 सोडियम एटम कितना होगा 23 AMU। देखिएगा इससे पहले मैंने लिखा मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अब मैं इसको लिख सकता हूं मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, तो किसके इक्वल लिखूंगा मैं 14 AMU। 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ये किससे रिप्लेस कर दिया हमने, AMU से रिप्लेस कर दिया, तो ये किसके बराबर आ गया आपके AMU के बराबर। अब देखो हम ये लिख सकते हैं मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम इसका मास, तो क्या लिखेंगे 16 AMU। 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, उसकी जगह क्या लिखा AMU। ऐसे बेटा मेरे को ये लिखना है मास ऑफ 1 सल्फर एटम, तो मास ऑफ 1 सल्फर एटम, तो यहां पे मैं इधर लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं सल्फर एटम है, इसका मास किसके बराबर लिखेंगे हम 32 AMU, इसके इक्वल लिखेंगे, इट इज इक्वल टू 32 एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर। तो हमने स्टार्ट किया था बेटा मॉल कंसेप्ट, और मॉल में हम पढ़ रहे थे एटॉमिक मास है कि एटम है, उसके जैसे जैसे केमिस्ट को मास की रिक्वायरमेंट थी तो उनको मास को कैसे कैलकुलेट किया गया। इसके लिए हमने जोगाड़ टेक्निक से स्टार्ट किया था कि सिलेंडर को रखते गए, फिर कोई ब्लॉक हो उसका मास कैलकुलेट करते गए, फिर सिलेंडर उसको मेरे को बार बार लिखना पड़ रहा था। हम मॉडर्न लोग हैं, बार बार क्यों लिखें, तो इसके लिए हम शॉर्टकट मेथड अपना लिया, उसको हमने क्या बोला केजी बोल दिया। ऐसे एटम के लिए जो स्टैंडर्ड माना था वो कार्बन 12 का 1/12 पार्ट है, इसको स्टैंडर्ड मानना था, तो इसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया फिर AMU से। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट से।
नोट कर लीजिए इसको। अब बताते हैं आपको एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास है उसको कैसे तो डिफाइन किया जाता है, उसकी क्या डेफिनेशन हम लिखेंगे। देखिए हेडिंग लिखेंगे एटॉमिक मास। बेटा डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसे क्या समझ रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक मास या इसी को मैं बोल देता हूं रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि रिलेटिवली कैलकुलेट कर रहे हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास देखिएगा क्या होता है। एटॉमिक मास क्या है, एक नंबर ही तो है जो ये बता रहा है कि कोई भी एटम कार्बन 12 के 12th पार्ट से कितना हैवियर है, वो होता है उसका एटॉमिक मास। देखो तो हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इज ए नंबर, एटॉमिक मास is a number which tells that an atom of element is how many times heavier than 1/12 into mass of 1 कार्बन 12 एटम। देखो बेटा क्या बताया आपको, एटॉमिक मास इज ए नंबर which tells that an atom of element is how many times heavier than 1/12 into mass of 1 carbon 12 atom, कि 1/12 into mass of 1 कार्बन एटम से कोई भी एलिमेंट कितने टाइम हैवियर है, वो क्या होता है उसका रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी ये रिलेटिव ही तो कर रहे हैं, हम एक रिलेटिव तो कर रहे हैं। क्या रिलेट कर रहे हैं कि 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, इससे रिलेट कर रहे हैं। और इसी को हम क्या मान रहे हैं, एटॉमिक मास यूनिट। ये तो होगा, इस पूरे को हम क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक मास यूनिट, शॉर्टकट मेथड है। तो इसके बेसिस पे हम क्या बोलेंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। जैसे एग्जांपल ले तो अब डायरेक्ट क्या लिखेंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 16 टाइम हैवियर देन 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम, एंड 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इज रिप्लेस्ड बाई एटॉमिक मास यूनिट। तो ये क्या होगा, 16 m। क्लियर दैट। और एग्जांपल लेते हैं। तो ऐसे आपसे पूछा जाए मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, पूरा बता देते हैं मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं बेटा नीट में कि मास ऑफ नाइट्रोजन एटम में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मास ऑफ नाइट्रोजन एटम के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 14 टाइम हैवियर देन 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, कितना टाइम है, 14। क्लियर। और देखिएगा जैसे बेटा मैंने लिखा मास ऑफ 1 सल्फर एटम, मास ऑफ 1 सल्फर एटम। तो एक सल्फर एटम इसका मास कितना होगा, 32। डायरेक्ट क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास यूनिट m। ऐसे बेटा सोडियम के लिए बताएं, मास ऑफ 1 सोडियम एटम कितना होगा, 23 m। मास ऑफ सोडियम एटम है वो क्या होगा, 23 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, और 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम वो किसे रिप्लेस कर रहे हैं, 23 से, सॉरी एम से। और बेटा यहां पर कार्बन का जो आइसोटोप लिया है वो कौन सा लिया है, कार्बन 12। ठीक है,
ये था बेटा एक जुगाड़ मेथड जिसके थ्रू हम रिलेटिव मास है वो एटम का कैलकुलेट कर रहे थे। जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो साइंटिस्ट है और टेक्निक डेवलप हुई और एटॉमिक मास है इसको सर्च करने के लिए या इसको बताने के लिए बहुत सारी सोफिस्टिकेटेड डिवाइस है उनको तैयार किया गया, जिसमें एक होता मास स्पेक्ट्रोमीटर, एक होता मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये बेटा जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है वो सोफिस्टिकेटेड डिवाइस है, इसमें आप किसी भी एटम का मास है वो कैलकुलेट कर सकते हो। और इससे देखो कैलकुलेट किया गया, क्या कैलकुलेट किया गया, हम किसके रेफरेंस में कैलकुलेट कर रहे थे, जुगाड़ मेथड में। देखो वहां पे सिलेंडर को जुगाड़ मेथड माना था और फिर सिलेंडर इज रिप्लेस्ड बाई केजी। ऐसे यहां पर जुगाड़ मेथड में कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मानना है। अब मैंने कार्बन 12 को मास स्पेक्ट्रोमीटर में डाल दिया तो कार्बन 12 एटम उसका मास बता देगा, समझ में? किसमें? ग्राम में। एटॉमिक मास यूनिट तो एक रेफरेंस यूनिट मानी थी, एक एटम के लिए मानी थी। अब उसको मेरे को ग्राम से भी रिलेट करना, जैसे केजी है उसको ग्राम से रिलेट करते हैं, किलोग्राम को फिर दूसरी यूनिट है उससे भी रिलेट कर सकते हैं। ऐसे ही एटॉमिक मास यूनिट है उसको मेरे को ग्राम से रिलेट करना है, तो इसलिए मैंने उसको मास स्पेक्ट्रोमीटर में डाला। और मास स्पेक्ट्रोमीटर किसी भी एटम का ग्राम के अंदर मास है वो इजीली बता देते हैं। तो मैंने स्टैंडर्ड माना ही किसका था, कार्बन 12 को मानना था, तो मैं कार्बन 12 है इसका मास देखता हूँ। देखो जब इसमें डाला तो यहां पे मेरे को मिला मास ऑफ कार्बन 12 एटम, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। पूरा सही से लिखता हूं, इधर लिख देता हूं, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। और बेटा ये इस डिवाइस ने बताया 1.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23, 1.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 इतना मास आ रहा था। मास स्पेक्ट्रोमीटर से एक कार्बन एटम है उसका मास कितना आ रहा था, और ये किसमें है, ग्राम में। 1.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम, ये एक कार्बन एटम है, इसका मेरे को मास मिल गया। क्लियर हुआ? किससे मिला? मास स्पेक्ट्रोमीटर से। अब देखो अपन तो एमयू किसको मान रहे थे, देखो एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर थी, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, अब वेरी इंपॉर्टेंट, कंसंट्रेट करना। ये मिस हो गया तो गया। देखो एमयू क्या होता है, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ये मान रहे थे। अब मेरे पास में मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम वो कितना मेरे पास, 1.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम रख दो। 1/12 इंटू एक कार्बन एटम का मास कितना है, 1.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23। वहां पर एक सिलेंडर है, याद करो सिलेंडर है, उसको केजी मान लिया था, और यहां पर तो इसका मास मेरे को पता है, मास स्पेक्ट्रोमीटर से मिल गया, ये हुआ। और जब बेटा इसको सॉल्व करते हैं तो ये वाली वैल्यू आती है आपके पास में 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो एक बार। इसको बेटा अवोगाद्रो नंबर है उससे भी रिलेट किया गया था, नेक्स्ट पेज पे बताते हैं, इसको नोट करो। देखिए आगे मैंने क्या लिखा, एक बार फिर से बता देता हूं। एटॉमिक मास यूनिट देखना है, जुगाड़ मेथड के थ्रू मैंने कार्बन 12 है, कार्बन 12 उसको क्या मानना, उसके स्टैंडर्ड मैंने देखो किसको माना था, कार्बन 12 को। देखो स्टैंडर्ड मानना था कार्बन 12 एटम, यानी कार्बन के जो आइसोटोप 12 है, कार्बन 12 उसको मैंने स्टैंडर्ड माना था। और वहां पे फिर मैं उसको रिलेट कर रहा था एएमयू से, एटॉमिक मास यूनिट। तो क्या था, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ये था। यानी एएमयू किसके इक्वल है, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अब देखो मास स्पेक्ट्रोमीटर से
मेरे पास में मास स्पेक्ट्रोमीटर, देखो मेरे पास में था मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए दोबारा बता रहा हूं, मास स्पेक्ट्रोमीटर। इस वाले मास को, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम कितना बताया, 1.99 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम, इतना बताया। ठीक है, आगे देखो, बहुत स्लो स्लो बता रहा हूं। अब देखो, अब मैंने यहां पे रखा AMU 1/12 1.99 इंटू 10⁻⁻23, और मेरे पास में जो आंसर मिला वो कितना था, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये आ गया। अब इसको रिलेट किया जाता है अवोगाद्रो नंबर से। अवोगाद्रो नंबर सुना हुआ क्या, Na, बताएंगे इस चैप्टर में आएगा बहुत डिटेल से, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। Na अवोगाद्रो नंबर ये होता है 6.023 इंटू 10⁻23, ये नंबर है, इसको अवोगाद्रो नंबर कहते हैं। ये नंबर मोल से रिलेट होता है, किस टाइप से रिलेट होता है, इन सबको तो आगे डिटेल में देखेंगे। अभी देखो यहाँ पे बेटा एक बार नीट में कैसा पूछा गया था, AMU और NME क्या रिलेशन होता है, तो मैं एक रिलेशन लिख रहा हूँ, ध्यान देना। AMU इक्वल टू होता है 1/Na ग्राम। बोलो सर ये कैसे आ गया, ये समझ में आ गया नहीं, ये कैसे आया, ये तो आपको समझ में आ गया, ये कैसे आया, ये आपको समझ में आया कि ये कैसे आया। अब देखो Na की वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है 6.023 इंटू 10⁻23। अब देखिए आगे, MU को 1/Na माना मैंने। अब देखो मैं क्या करता हूं, 1 MU इक्वल टू 1/Na, Na की वैल्यू रखी कितनी होगी 6.023 इंटू 10⁻23। सॉल्व करते हैं तो बेटा जी ये आ रहा है 1.66 इंटू 10⁻⁻24। एक ही तो बात है, यानी 1/Na किसके इक्वल होता है, यानी 1 इज डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻23, देन इट इज ऑब्टेन 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये रिलेशन था AMU और ग्राम में। क्या रिलेशन आया AMU और ग्राम में, AMU इक्वल टू कितना हुआ 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, क्लियर है। और अवोगाद्रो नंबर है उसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या होगा 1/Na ग्राम। नोट कीजिए इसको। तो ये था बेटा आपका एटॉमिक मास। अब देखो मोल वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, मोल है, इसको मैं एक बार 1 मोल के रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ आपको कि 1 मोल सबस्टेंस का मतलब क्या है। हालांकि मोल है, इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तो मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि एक मोल का मीनिंग, अगर आपके पास में एक 1 मोल, इसका मतलब किससे लेना है, तो 1 मोल है, इसमें प्रेजेंट होते हैं अवोगाद्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल्स, यानी 1 मोल कंटेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू अवोगाद्रो नंबर। तो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे Na पार्टिकल्स, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा Na पार्टिकल्स। और Na पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स में क्या होते हैं, ये पार्टिकल्स आयंस हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आपसे ये बोल दिया जाए कि 1 मोल में पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट है, तो अवोगाद्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और वो पार्टिकल्स आयंस भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। और Na क्या होता है यहाँ पे, अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो नंबर। और इसकी वैल्यू के बारे में तो आप जानते हो, अवोगाद्रो नंबर कितना होगा 6.023 इंटू 10⁻23, ये होता है अवोगाद्रो नंबर। अब देखो, अब मैं यहाँ पे इसको रिलेट करने वाला हूँ मोलर मास से। जैसे एटॉमिक मास होता है वैसे ही क्या होता है मोलर मास। मोलर मास होता है मास ऑफ 1 मोल सबस्टेंस इज नॉन एज मोलर मास। क्या बताया आपको, 1 मोल सबस्टेंस है उसके मास को ही क्या बोल दिया जाता है, मोलर मास। और जो मोलर मास है उसको हम ग्राम में लेते हैं। देखो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पे आते हैं मोलर मास पे। नेक्स्ट लिखिए मोलर मास, मोलर मास। तो बेटा मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल सबस्टेंस इज नॉन एज मोलर मास।
ये होता मास ऑफ 1 मोल सबस्टेंस, mass of 1 mole substance is known as मोलर मास। 1 मोल सबस्टेंस है, उसके मास को हम क्या बोल देते हैं? मोलर मास, 1 मोल। और बेटा हम ये जानते हैं कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे? अवोगाद्रो नंबर के इक्वल, यानी ऑलमोस्ट 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, उसके मास को क्या बोल देते हैं? मोलर मास। तो हम ये कह सकते हैं 1 मोल जो सबस्टेंस का मास है उसी को नाम दे रहे हैं मोलर मास। ये होता मोलर मास। मास ऑफ 1 मोल सबस्टेंस इज नोन एज मोलर मास। ठीक है, अब देखो, जैसे मैंने ऑक्सीजन है उसका मास है, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम लिया। अब एक चीज ध्यान में रखना है और बता देते हैं, जब भी एक सिंगल एटम की बात की जाए, आपसे एक ही एटम की बात कर रहे हो, तो जनरली जो मास लिया जाता है वो एमयू के अंदर लेते हैं। और जब मोर देन 1 एटम्स आ जाए या मोलर टाइप का ऐसा वर्ड आ जाए, तो वहां पर मास है उसको किस में लिया जाता है? ग्राम में। तो मोलर मास ही किस में लिया जाता है? ग्राम में। ये भी लिख सकते हो मास ऑफ 1 मोल सबस्टेंस इन ग्राम्स, इन ग्राम्स भी लिख सकते हो आप, इन ग्राम्स इज नॉन एज मोलर मास। 1 मोल सबस्टेंस है उसका ग्राम के अंदर मास है, उसी को नाम दे दिया जाता है मोलर मास। ठीक है, देखो एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मैंने मास ऑफ ये लिखा, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम है उसका मास। जब भी सिंगल का पूछा जाता है तो किस में लेते हैं हम? एमयू। कितना होता है? 16 एटॉमिक मास यूनिट, एमयू। एक एटम है उसका मास आपके पास में कितना होता है? 16 एमयू होता है। अब देखो इसी को ये बोल रखा हो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब देखो इसका मतलब क्या होगा? मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम मीन्स मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम। क्लियर हुआ? आपको ये कह रखा है मोलर मास ऑफ, बेटा बच्चे हैं ना जनरली इसमें कंफ्यूज रहते हैं, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है इस पे। देखो एक एटम है उसका मास कितना होगा? एटम अकेला सिंगल की बात करें तो किसमें लेना है? एमयू। ठीक, आगे देखो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, इसका मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑक्सीजन एटम है, इसके मास को क्या बोल दिया जाता है? मोलर मास। और ये किस में लिया जाता है? ग्राम के अंदर। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं ना कि अवोगाद्रो नंबर के इक्वल जो ऑक्सीजन एटम है उसका मास मोलर मास होता है, क्योंकि 1 मोल में हम जानते हैं बेटा 1 मोल में कितने एटम प्रेजेंट होंगे? Na एटम्स प्रेजेंट होंगे, यहां पे प्रेजेंट होंगे Na एटम्स, Na एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो यहां पे बेटा मैं ये लिखूंगा इसमें मास ऑफ, मोलर मास ऑफ, इसी को दोबारा से बता रहा हूं, मोलर मास ऑफ, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ये लिख सकता हूं ना मास ऑफ N एटम्स, मोलर का मतलब बेटा क्या है? 1 मोल। 1 मोल में कितने ऑक्सीजन एटम हो गए? N एटम्स। तो क्या लिखोगे? मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इंटू Na। और एक ऑक्सीजन एटम है उसका मास किस में लेते हैं हम? एक ऑक्सीजन एटम है उसका मास तो हम किस में लेते हैं? एमयू में। तो ये तो आपके पास में कितना था? 16 AMU इंटू Na। लेकिन बेटा मोलर मास आ गया, मोलर मास जब भी आ जाए तो मास को हमेशा आपको ग्राम में ही लेना है।
तो हमें एमयू नहीं चाहिए, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। और आपको बताया था ग्राम और एमयू में क्या रिलेशन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, एमयू इक्वल टू होता है 1/n ग्राम। इसलिए बेटा जो आपकी वैल्यू आई थी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, उसको मैंने एन की टर्म में इसीलिए लिखा क्योंकि क्या सना वो एन की टर्म्स में जनरली आता है, क्योंकि मोल से रिलेट करता है, और मोल किससे रिलेट होता है, एन से। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे 16, इसकी जगह क्या लिखा, एमयू की जगह ग्राम में बदलने के लिए एन इंटू एन से एन कैंसिल आउट, तो ये कितना होगा 16 ग्राम। तो यहां पे देखो मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम ये भी 16 है, मास ऑफ मोलर ऑक्सीजन या मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम का जो मोलर मास है वो भी 16 है। क्या डिफरेंस है, ये तो बेटा एक का है और ये कितने का, Na का, ये एमयू के अंदर है और ये किसके अंदर है, ग्राम में। एक बार इसको नोट कीजिएगा बेटा, नोट साथ साथ में बनाते हुए चलना आपको, नोट कर लिया इसको, साथ साथ में बेटा नोट्स बनाते हुए चलना है। एक बार फिर से रिपीट करूंगा इसको, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, देखिए आगे। जैसे मैंने यहां पे ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम, इसके लिए एक जगह मैंने लिख रखा है 16 AMU, एक बार मैंने इसके लिए लिख दिया 16 AMU, और एक जगह पे मैंने इसके लिए लिख दिया 16 ग्राम। ये 16 AMU है और ये क्या होगा 16 ग्राम। तो बेटा 16 AMU और 16 ग्राम, AMU किसके लिए आता है, एक ऑक्सीजन एटम के लिए, और ग्राम आ गया, इसका मतलब एक मोल ऑक्सीजन एटम है, और एक मोल ऑक्सीजन एटम में कितने ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट होंगे, आओगे दोनों नंबर के इक्वल। तो यहाँ पे इसके लिए आप क्या लिखोगे, इसको कैसे डिफाइन करोगे, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल ही है, वन का और मोलर का। इसको क्या लिखोगे, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो क्या ध्यान में रखा आपने, एएमयू लिख रखा है, इसका मतलब सिंगल के लिए बात कर रखी है, और ग्राम लिख रखा है, इसका मतलब वन मोल के लिए, या इसी को बेटा बोल दिया जाता है ग्राम एटॉमिक मास। कहीं पर ग्राम एटॉमिक मास लिखा है, इसका मतलब एक मोल एटम का मास है, ठीक है ना। तो माइंड में क्या सेट रखना है, सिंगल के लिए बात कर रखी हो, सिंगल एटम के लिए बात कर रखी हो, सिंगल पार्टिकल्स मान लो आप, सिंगल पार्टिकल के रेस्पेक्ट में एम, और मोलर पार्टिकल इसका मतलब वन मोल पार्टिकल्स, और वन मोल पार्टिकल्स में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, आओगे दोनों नंबर के इक्वल, और वहां पे क्या लिखोगे आप, ग्राम। क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद में पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास, कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इसको नोट कीजिएगा। उसके बाद हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास, लिख लिया इसको। मॉलिक्यूलर मास, देखिए मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूल कैसे बनता है, एटम से वो आपस में कंबाइन कर जाते हैं, यानी एटम जब का सम होगा यानी वो जुड़ जाएंगे तब उससे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा, जितने भी एटम है, जितने भी जो एलिमेंट्स हैं, उनके एटॉमिक मास का सम ही क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। तो क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। तो लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास, molecular mass is the sum of atomic mass, is the sum of atomic mass of all elements present इन मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल है उसमें प्रेजेंट।
तो एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट होते हैं उसके सभी के मास का जो सम होता है वो होता है उसका मॉलिक्यूलर मास। यानी मॉलिक्यूल कैसे बनता है, ये एक एटम ले लिया, दूसरा एटम ले लिया, तीसरा एटम ले लिया, 4 एटम ले लिए, ये मिलकर आपस में क्या बना लिया मॉलिक्यूल। तो इसका मास, इसका मास, इसका मास, इसका मास, सबको क्या कर दो ऐड। तो एटॉमिक मास है उसका समी क्या होता है मॉलिक्यूलर मास। क्लियर हो। अब देखो कुछ एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास है उसको मैं लिख रहा हूँ, जो कॉमन है जनरली आपको रटने नहीं है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे याद हो जाएगा। और कुछ ऐसे एलिमेंट जो आपको नहीं पता उसका कितना एटॉमिक मास है, आपने याद भी नहीं किया, लर्न भी नहीं किया, तो इस टाइप के जो भी एलिमेंट्स हैं या कुछ एक्स्ट्रा टाइप के होंगे या कॉमन भी होते हैं, ये आपके नीट एग्जाम में पहले ही दिए हुए रहते हैं, तो इसको रटना नहीं है आपको। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर बताते हैं एग्जाम्पल से। नोट कर लिया। देखो कुछ के कॉमन के मैंने लिख रहा हूं, जैसे बात करूं मैं हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक मास होता है 1। हीलियम इसका होता है 4। लिथियम होता है 7। जो कॉमन है उसको लिख रहा हूं। कार्बन इसका होता है 12। नाइट्रोजन ये होता है 14। ऑक्सीजन है ये होता है 16। फ्लोरीन ये होता है 19। नियॉन ये होता है 20। और बता देते हैं। फिर देखते हैं सोडियम, इसका होता है 23। मैग्नीशियम ये होगा बेटा 24। एल्यूमिनियम ये होता है 27। सिलिकॉन 28। फॉस्फोरस 31। और बता देते हैं, देखो सल्फर 32। फिर अगर बात करें क्लोरीन, ये होता 35.5, ये आता 35.5, ये हो गया 35.5। ये फ्रैक्शनल आ गया। ये फ्रैक्शनल क्यों आता है, इन सबको इस चैप्टर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आइसोटोप होते हैं, उनका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, जिसके बेसिस पे ये फ्रैक्शनल आता है। और देखिएगा पोटेशियम 39। कैल्शियम ले तो बेटा कैल्शियम का होता 40। और बता देते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ब्रोमीन का होता है 80। आयोडीन 127। मरकरी 200। लेड 208। और बताते हैं कॉपर 63.5। जिंक 65 और आयरन 56। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, रटना इनको भी नहीं है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना ऑटोमेटिक याद होते जाएंगे आपको। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जो भी एलिमेंट है उन सबके एटॉमिक मास का सम होता है उसका मॉलिक्यूलर मास। क्लियर। देखो आगे, जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूं आपको, इसको नोट कीजिएगा। नोट कर लिया। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे H2O मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, इसका आपको कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास। H2O मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। मॉलिक्यूलर मास होता है एटॉमिक मास का सम। तो यहां पे क्या होगा, एक तो हाइड्रोजन है, हाँ सॉरी 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन। तो 2 हाइड्रोजन है, 2 तो हो गया हाइड्रोजन और 1 हो गया ऑक्सीजन। ये एटम है, इनके मास का सम ही क्या होता है मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो कितना 2 1 जा 2 और ये 16 कितना होगा 18। क्लियर हुआ। और देखो H3PO4, H3PO4 इसका देखते हैं। देखो कितना है 3 हाइड्रोजन, ये एलिमेंट है, 1 फॉस्फोरस, 4 ऑक्सीजन।
ठीक। हाइड्रोजन का होता है 1, फॉस्फोरस का बताया अभी आपको 31, ऑक्सीजन का कितना होगा 16, तो कितना हुआ 3, 31, 64, तो कितना आ गया 98। तो बेटा एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, उसमें प्रेजेंट जितने भी एटम, जितने भी एलिमेंट हैं, उन सब का सम होता है। क्लियर? और देखो, जैसे मैं बात करूं H2SO4, H2SO4, इसका एक बार बेटा आप खुद से करो, वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके अपने से करेंगे। H2SO4 वीडियो को पॉज कीजिएगा, पॉज करके अपने से सॉल्व करेंगे और बताइएगा कितना आता है। किया? देखो, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 हो गए, सल्फर के कारण कितना हुआ 2 हाइड्रोजन, 32, 4 इंटू 64 ऐड किया तो ये भी कितना होगा 98। तो मॉलिक्यूलर मास है, तो उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास का सम ही होता है उसका मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट देखिए, और एग्जांपल करवा देता हूँ। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिनको आपको याद ही रख लेना है। C6H12O6 क्या होता है? ग्लूकोज। इसको कैलकुलेट करो, इसका मॉलिक्यूलर मास तो 6 है आपके पास में कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन। ये अब देखिएगा, कार्बन कितना होता है 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, और इसको सम करके देखना, ये आता 180। तो बेटा ग्लूकोज है, इसका मॉलिक्यूलर मास आपको याद रखना है, ये ध्यान रखना है, इसको आपको याद ही रखना है, कितना होता है 180। क्लियर? आगे देखो, जैसे मैंने यहां पे लिखा C12H22O11, ये होता है सुक्रोज या शुगर भी बोल देते हैं। कितना हुआ 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन एंड 11 ऑक्सीजन। रखोगे 12, कार्बन का भी कितना है 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, मल्टीप्लाई करके सम करना है। और बेटा जब ये सम करोगे तो ये आता 342। ऐसे और बाकी के भी आप कैलकुलेट कर सकते। तो आपके ग्लूकोज का कितना गया 180, ये ध्यान में रखना है, ग्लूकोज का होता 180, सुक्रोज का कितना होता 342। मैं एक होमवर्क के लिए आपको एग्जांपल लिख देता हूं, आपको सॉल्व करना है। FeSO4 इसी का कैलकुलेट कर लो। एग्जांपल लिखा FeSO4.7S2 ऐसे लगा हुआ है, SO4 ही FeSO4.7S2। तो .7S2 ना, इसका भी ऐड करना है, वाटर है ना, कितना होता है सॉल्व किया था हमने 18, 7 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसका जो भी है उसके अंदर ऐड कर देना। तो ये था बेटा मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? जो भी आपके मॉलिक्यूल है उसमें प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का सम होता है उसका मॉलिक्यूलर मास। नोट कर लिया? तो बेटा आपको ग्राम और AMU के बीच में रिलेशन समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर लिख देता हूं, AMU इक्वल टू क्या होता है 1/NA ग्राम, NA की टर्म में लिखा है, या ये भी लिख सकते हो आप 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁴
24 ग्राम। ये 1 mu होता है। ठीक है, आगे देखिए। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लिया S2, मैंने एक जगह लिखा है 16 U। U मतलब होता है यूनिफाइड यूनिट या AMU, एक ही बात है, एटॉमिक मास यूनिट। U ये क्या होगा, यूनिफाइड यूनिट, या ये किसके इक्वल होती है, एटॉमिक मास यूनिट है, इसके इक्वल होगी। और एक जगह मैंने लिख दिया 16 ग्राम। इसका मीनिंग समझना आपको। 16 U या 16 AMU या 16 ग्राम, U और AMU दोनों इक्वल ही है, एटॉमिक मास यूनिट है। और ये किसके अंदर है, ग्राम के अंदर। तो बेटा अब आप बताओ यहां पर क्या होगा, इसको कैसे डिफाइन करोगे, कैसे बताओगे, ये क्या कहना चाह रहा है। इसका मतलब तो क्या हो गया, AMU का रिलेशन किससे बताया, 1 के रेस्पेक्ट में, वो एटम भी हो सकता है और वो मॉलिक्यूल भी। तो इसका मतलब क्या है, मास ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल। एक H2O मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, 16 AMU और 16 U। बेटा U वर्ड यूनिफाइड यूनिट हो या AMU एटॉमिक मास यूनिट है, इसका रिलेशन किससे होगा, 1 के रेस्पेक्ट में होता है। तो यहां पर देखो 16 U लिखा हुआ है, एग्जाम में बस यही कंफ्यूजन होता है और कुछ नहीं होता है। आज का बेटा आपके माइंड में अगर कोई चीज कंफ्यूजन में रहेगी ना, तो वो रहेगी AMU और ग्राम। उसको मैंने बार बार लिखा इतनी बार, 1 आ जाए, फिर से बोलना 1 आ जाए। 1 आते आपको क्या करना है, AMU में लेना है, चाहे वो 1 मॉलिक्यूल हो या 1 एटम हो। और आपके पास में ग्राम आ जाए, इसका मतलब 1 मॉलिक्यूल 1 मोल है वो, और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, आगे दोनों नंबर के इक्वल। और इसी को हम बोल देते हैं मोलर मास। इसको हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, मोलर मास ऑफ वाटर। ठीक है, इसी को बेटा ग्राम मॉलिक्यूल्स भी बोल देते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल्स, यानी 1 मोल को ही क्या बोल देते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल बोल देते हैं, जिसको आगे बेटा चैप्टर में मोल को जब हम एलेबोरेट करेंगे वहां पे बताएंगे। ठीक है, तो अगर आपको मॉलिक्यूल के अंदर 16 AMU लिखा है, इसका मतलब 1 मॉलिक्यूल का मास है, और अगर ग्राम लिखा है, इसका मतलब मोलर मास ऑफ वाटर, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोल देते हैं। या ये लिख सकते हो मास ऑफ 1 मोल S2। ठीक है, नोट करो। एक क्वेश्चन करवाते हैं इसके ऊपर, उससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। चलो क्वेश्चन करवाते हैं, इस पे लिखो, क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है द मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट is 6.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम। क्या बोल रहा है, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इज 6.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ एटम। आपको क्या करना है, एक बार अभी वीडियो पॉज करो आप और खुद से ट्राई करो, उसके बाद में हम आपको इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे।
तो देखिएगा यहां पे बेटा आपको देखा जाए मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ ये भी लिख सकते हो ना आप, यानी एक ऑक्सीजन कोई भी एलिमेंट है उसके एक एटम है, उसका मास ये दे रखा है और उसका मोलर मास कैलकुलेट करना है। देखो क्या गिवन है आपको, गिवन है मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट इक्वल टू क्या है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, एक एटम है उसका मास कितना गिवन है 6.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एक ऑक्सीजन एटम है उसका मास ये दे रखा है, ऑक्सीजन एटम नहीं ऐसे कोई एलिमेंट दे रखा है, आपको कैलकुलेट करना है मोलर मास, मोलर मास ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट। क्या कैलकुलेट करना, मोलर मास ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, मोलर मास उस एटम है उसका मोलर मास, तो क्या होगा मास ऑफ वन मोल एटम, ये वाला बेटा मोलर आ गया, मोलर का मतलब किससे होता है वन मोल, मास ऑफ वन मोल एटम ऑफ एलिमेंट। ठीक है, मोलर मास ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इट मीन्स मास ऑफ वन मोल एटम ऑफ एलिमेंट। वन मोल में कितने एटम प्रेजेंट होंगे, अवोगाद्रो के नंबर, तो यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं ना मोलर मास ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इक्वल टू मास ऑफ वन एटम इनटू अवोगाद्रो नंबर, क्योंकि बेटा एक मोल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट होंगे, एनी एटम प्रेजेंट होते हैं, अवोगाद्रो नंबर के इक्वल एटम प्रेजेंट होंगे, एक एटम नहीं है, कितने एटम है एनी एटम, तो क्या लिखोगे मास ऑफ वन एटम इंटू एन, एक एटम उसका मास कितना गिवन है आपको 6.66 इंटू 10⁻⁻24, 6.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू एन, एन क्या होगा 6.023 इंटू 10⁻23, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा ये वाला आएगा 4 ग्राम। तो यहां से बेटा आपको क्या मिला, इस क्वेश्चन से क्या मिला कि एक एटम है उसका मास इतना ग्राम है, तो मोलर मास क्या होगा, यानी एन एटम का कितना होगा 4 ग्राम। और देखो मैं इसको समराइज कर देता हूं, आज के लेक्चर में बेटा ये बेसिक है, इतना ही पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर से हम मोल है, रियल मोल क्या होता है उसको पढ़ेंगे, लेकिन मोल से पढ़ने से पहले हमें एटम के बारे में पता होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स उसके बारे में पता होना चाहिए, अवोगाद्रो नंबर है उसको तो हालांकि वहाँ पे भी डिटेल में बताएंगे, लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। देखो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने पढ़ा था एटम, थोड़ा मैं समराइज कर देता हूँ इसको, एटम, एटम पढ़ा, क्या पता एटम के बारे में कि कोई भी सबस्टेंस है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है लेकिन अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा और वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो होता है एटम। फिर आता मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है लेकिन वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है। ठीक है, एटम के बाद हमने देखा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल देखा। थर्ड देखिएगा, उसके बाद में हमने स्टार्ट किया एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास के लिए हमने एक जुगाड़ मेथड बनाया था पहले, तो आपको बताया कि ऐसे मास बैलेंस पे ऐसे किया गया था, और उसके लिए हमने रेफरेंस स्टैंडर्ड किसको माना था, कार्बन 12 को, ये था 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम।
और फिर जब मास स्पेक्ट्रोमीटर है उसकी डिस्कवरी हो गई थी, तो मास स्पेक्ट्रोमीटर से जब हम मास कैलकुलेट कर रहे थे तब 1 कार्बन 12 एटम इसका मास उसने बताया था। उससे पहले हमने इसको शॉर्टकट मेथड के लिए इसको क्या मान लिया था, एएमयू। तो इससे हमारे पास में एएमयू और ग्राम के अंदर रिलेशन आया। तो एएमयू तो ये था 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, और मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इतना, ये मास स्पेक्ट्रोमीटर से देखा। तो ये आपके पास में था 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23। वैल्यू पुट करके आपने रखा, तो ये वाला कितना आया था आपके पास में, एएमयू। ये कितना था, ये आया था आपके पास में 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ये इसका मास किसको में बताया था, ग्राम के अंदर। और ये किसके इक्वल होता है, 1/Na, क्योंकि 1/Na करोगे तो ये वाली टर्म आती है, और ये क्या होता है, एम। ठीक है, एमयू और ग्राम के अंदर का जो रिलेशन है ना बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर वर्ड आया था मोलर। मोलर आते ही क्या होगा, 1 मोल। अब मोलर ये वर्ड तो आगे के लेक्चर्स में सब में चलेंगे। मेन था ग्राम और एमयू। अगर सिंगल होता है तो जनरली क्या लिया जाता है, एमयू। अगर आपको गिवन नहीं है तब तो क्या लेना, एमयू। और मोलर की बात आ जाए तो वहाँ पर 1 मोल के रिगार्डिंग बात की जाए तो वहाँ पे क्या लेना है, ग्राम। और ये दोनों के बीच में रिलेशन होता है। तो ये था बेटा आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा जो भी बताया। आपको एक चीज़ माइंड में सेट रखनी है, पेन और कॉपी निकाल के रखनी है। जब भी लेक्चर स्टार्ट हो तो जैसे ही हम एक ये पूरा कवर कर लें, एक पेज कवर कर ले, तो आप उसको पॉज करके पहले उसको खुद से लिखना है। या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हम साथ में बोलते हैं तो वो साथ साथ में नोट भी करनी है। ये नहीं कि सिर्फ हम PDF नोट से ये पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि बहुत सी बातें बेटा ऐसी होती हैं कि वो बोर्ड पे नहीं लिखी जाती। जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कोई बात जो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ये तो थ्योरेटिकल चीज़ें इस पर लिखता जा रहा हूँ मैं, कुछ अच्छा कंसेप्ट मैंने बोल के बताया, तो वहाँ पे पॉज कर करके आप उन कंसेप्ट को भी लिखना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।